हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर शाह कमीशन रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में बात कर रहे थे कि शाह कमीशन की रिपोर्ट में ये चीज़ सिद्ध कर दी गई थी कि हाँ जी, एक्सेसेस जो हैं वो कमिट करे गए हैं इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा। उन्होंने मिसयूज़ करा है ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशरी को एक्सेसेस में यूज़ करना, अब मिसयूज़ भी करना। तो बात ये थी कि चलो जुडिशरी के मुद्दे को तो साइड हटा दो, जुडिशरी जो है वो सरकार के फेवर में ही, पक्ष में ही अपने निर्णय सुना रही थी। लेकिन बात यहाँ पर ये थी कि देश में शाह कमीशन ने बोला कि ऐसा भी कुछ बहुत भयंकर लेवल पे नहीं हो गया था कि आपको इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ गई हो। अब शाह कमीशन की एक रिपोर्ट थी, इंटरिम रिपोर्ट 2। इसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं। क्या? डेमोलिशंस इन टर्कमैन गेट एरिया, दिल्ली। इमरजेंसी के टाइम पर हुआ क्या, बड़े सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट लार्ज स्केल पर देखने को मिला, जो कि दिल्ली के गरीब लोकेलिटीज, कॉलोनीज में रह रहे थे। जो झुग्गी झोपड़ीज थे, जो उसमें जो लोग रह रहे थे, इनको बहुत दूर दराज के इलाकों में यमुना रिवर के किनारे फोर्सिबल तरीके से रिलोकेट करा गया। मतलब इधर से खदेड़कर भगाकर यमुना रिवर के किनारे बंजर जो जमीन थी वहां पर इनको रहने की जगह दी गई। ऐसे ही एक अफेक्टेड एरिया जो था वो था टर्कमैन गेट के पास, जो कॉलोनीज थी वहां पर। इस एरिया में जो झुग्गी झोपड़ियां जो थी उनको तोड़ दिया गया था बुलडोजर्स के द्वारा। ठीक है। सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे उनका फोर्सिबल तरीके से स्टेरिलाइजेशन करा गया। स्टेरिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं नसबंदी। ठीक है। यानी कि बच्चे पैदा अब वो नहीं कर सकते, और ये एक पॉपुलेशन कंट्रोल जो मेजर था, यार ये डेमोक्रेसी को सूट नहीं करता। आरोप ये लगे, अभी हम हालांकि और भी देखेंगे, डेमोक्रेसी के अंदर दिस मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम वॉज वेरी मच ड्रैकोनियन। दिल दहला देने वाला डरावना मंजर था ये एक तरीके से कि यार देश की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, सरकार वगैरह नारे दे रही है, क्या कह रही है, हम दो हमारे दो। लेकिन ये कौन सी बात होती है कि आप इस नारे के चक्कर में पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि घर घर पे जाकर आप डोर नॉक नॉक करके ये कहोगे कि 2 ही बच्चे पैदा करना प्लीज, आगे अगर सेक्स करने का मन हो तो कॉन्डम यूज कर लेना, लेकिन पर फिर भी बच्चे पैदा मत करना। ये तो कोई बात नहीं हुई, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप ऐसा भी तो नहीं कर सकते हो कि इतना ड्रैकोनियन मेजर आपने ले लिया कि लोगों की पकड़ पकड़ कर नसबंदी आपने करवा दी। एंड ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जो चला, इसको कहा जाता है, जो ये स्टेरिलाइजेशन जो प्रोग्राम चला, जो नसबंदी का जो प्रोग्राम चला, ये ना बहुत फोर्सेबल तरीके से चला। यार किसी के बच्चे बहुत जल्दी कोई कंसीव कर लेता है, वो कर लेता है, वो अपनी खुद मर्जी से जाकर डॉक्टर के पास जाकर नसबंदी करवाए तो समझ में आता है, ये डॉक्टर ने सुझाव दिया है, या कोई भी दिक्कत है, कैसी भी परेशानी है, वो अपनी बॉडी एंड बायोलॉजी के साथ जाकर अपनी इच्छा शक्ति से जाकर नसबंदी करवाए तो समझ में आता है। लेकिन जबरदस्ती कोई और पकड़कर नसबंदी करवा दे, देश का प्रशासन करवा दे, ये वाली चीज, ये चीज गलत है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं थी, ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं थी। ठीक है। हाउएवर बड़े सारे लोग जो थे, जब स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जब चलता था वो वहां से भाग जाते थे। ये लोग करते क्या थे, मतलब उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे ना, उनको बोला जाता था कि तुम एक पर्टिकुलर जगह पर आ जाओ, और उनको बेवकूफ बनाकर बेफूल कर कर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। और उनसे बोला जाता था अगर तुम्हें अपनी नसबंदी से बचना है तो 5-6 लोगों को ऐसे और बेवकूफ बना कर लाओ। ग्राउंड लेवल पे ये सब चीजें भी देखने को मिली हैं। ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूं, मतलब अब थ्योरेटिकली बुक में तो ऐसी चीजें नहीं लिखी जाएंगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये सब कुछ हुआ है। मैनी 100 पीपल एस्केप्ड स्टेरिलाइजेशन सिंपली बिकॉज वो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके टू गेट देमसेल्फ स्टेरिलाइज्ड, और उनको रिवॉर्ड मिलता था। ऐसा क्यों कि जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 5-6 लोगों को ले आओ अपने साथ वो करके, दे वर रिवॉर्डेड बाय ग्रांट ऑफ टाइटल टू अ पीस ऑफ लैंड।
जमीन मिल जाएगी, जमीन का पट्टा मिल जाएगा। पट्टा आई थिंक आप समझते हो गए अर्पित, मयूर, मतलब जमीन के लैंड के टाइटल को यूपी एमपी साइड, बिहार साइड रागिनी पट्टा कहा जाता है ना। हाँ, अच्छा 25 गज मिलता था, तो लगभग 25 गज का एरिया उनको दिया जाता था। ठीक है, 25 गज का एरिया उनको मिलता था। 10 while some people became victims of government sponsored actions। अब ये सरकारी स्पॉन्सर्ड एक्शंस क्या थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्सेबल तरीके से स्टेरिलाइजेशन करना, नसबंदी करना। ठीक है, सम पीपल मैनेज टू विक्टिमाइज अदर्स इन देयर डिजायर, कि मतलब हमें जमीन का एक जमीन का टुकड़ा मिल जाएगा लगभग 25 गज का, तो दूसरों को बेवकूफ़ बना बना के, मैंने आपको देखो पहले ही बताया, दूसरों को बेवकूफ़ बना बनाकर उनको लेकर जाना। ठीक है, और यहाँ पर बात एक तो स्टेरिलाइजेशन की है, दूसरी है फोर्सबल तरीके से आर्बिट्ररी मैनर में डिस्प्लेस करना लोगों को, और लोगों की ये जो झोपड़पट्टियां हैं इनको तोड़ देना। यार झोपड़पट्टी अगर तोड़ रहे हो तो कम से कम कोई ना कोई एक हाउसिंग प्रोग्राम के तहत इनको घर तो दो बनाकर। लेकिन ये जो हाउसिंग प्रोग्राम वगैरह की स्कीम्स आजकल आपको देखने को मिलती है ना, ये योजना वो योजना, आवास योजना, ये बात की बात आई। इस टाइम पर सरकार प्रशासन बहुत चुप था, क्योंकि उनके पास तो एक हथियार था ना, कि इस हथियार के तहत अभी बादल जो है वो काले हैं, कोई भी सूरज की धूप की कामना ना करे। क्या है बादल काले? इमरजेंसी लगी हुई है देश के अंदर। फटाफट मुझे बताओ, इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर लगी थी इस टाइम पर, 26 जून 1975 को? जल्दी बताओ। आर्टिकल 352 का कौन सा प्रोविजन? ए के बी? ए के बी? बी। क्या था, क्या था, क्या था, जल्दी बताओ। इंटरनेट डिस्टर्बेंस। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया था, क्या वर्ड डाला गया था? आर्म रेबेलियन। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था? किसने करेक्ट करा था इसको? वेरी गुड, चलो आप लोग ट्रेंड हो इस चीज में, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी? इमरजेंसी के टाइम पर हुआ क्या? ठीक है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो थी इमरजेंसी की, वो एक अनदर डिबेट का टॉपिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बड़े सारे एक डिबेटिंग टॉपिक्स देखे इमरजेंसी के टाइम पर, कि शाह कमीशन का आना, उसका फाइंडिंग्स जो उसने जो अपनी फाइंडिंग्स में बताया, रिपोर्ट में बताया, कि ऐसा भी कुछ बहुत भयंकर लेवल पे नहीं हो गया था जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, कि देखो जो है जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी ने भड़काने की कोशिश करी आर्मी को, पुलिस को, डेमोक्रेसी पैरालाइज होने वाली थी, हमारी सरकार की स्टेबिलिटी पर खतरा था। लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो इमरजेंसी की हुई ना, भाई इमरजेंसी लगाओ कोई बात नहीं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आपको 360 लगाना है, देश में वो परिस्थितियां बन रही हैं तो लगाओ। देश में एक तो परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी, और परिस्थिति चलो थी भी ऐसी, मान लिया चलो भाई आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री हो, प्रशासन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आर्मी आपके पास है, सारी चीजें आपने कर ली। अगर आप अपने कर्तव्यों में ठीक थे तो ये देश के सभी मेजर न्यूज़पेपर्स की, मीडिया की आपने रातों रात बिजली क्यों काट ली? फिर इमरजेंसी में आपको किसने अधिकार दिया कि आप लोगों के सारे मौलिक अधिकारों को भंग कर दो? आपको अगर डर नहीं था तो लोगों के लिए आपने जुडिशरी का ये जो दरवाजा था इसको क्यों बंद कर दिया? आपकी अगर हालत खराब नहीं थी तो आप दूसरों की हालत तो खराब मत करो कम से कम। एटलीस्ट चलो आपने सारी चीजें कर दी, आर्टिकल 20 एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कम से कम इसका तो ख्याल रखो, एटलीस्ट राइट टू लाइफ का तो ख्याल रख लो। ठीक है, किसी को अरेस्ट करा जा रहा है तो उसको रीजन तो दो अरेस्ट का। ऐसे तो वो पर्सन कब तक अरेस्ट रहेगा, क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो गया भी कहाँ हुआ है यह भी किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि आपने तो रिट्स के तहत प्रेजेंटिंग द बॉडी ऑफ द पर्सन, जो कि हेबियस कॉर्पस की जो रिट लगाई जाती है, आपने तो इसको भी खारिज कर दिया। जब मौलिक अधिकारी नहीं है तो ये रिट अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226, ये तो कोई चीजें है ही नहीं। और फिर जुडिशरी तो साफ साफ यहां पर आपको दिख रहा है कि हाई कोर्ट तो चलो ये बोल भी रहा था एक बार को सपोर्ट में कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कैसे भी किसी भी सिचुएशन के अंदर भंग नहीं करा जा सकता, लेकिन इसके डिसीजन को आपने ओवरकम आपने ही करवाया बोलकर, बैकग्राउंड में बोलकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं सरकार जो बोल रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो यही है कि इमरजेंसी सिर्फ
इस लेटर नहीं है, ये EMERGENCY, ये जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इसकी हुई ना, उसमें लोगों को जो तकलीफें आई, जो दिक्कतें आई, वो एक नेक्स्ट लेवल की थी। क्या थी देखते हैं। जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन थी इमरजेंसी की, ये एक बहुत डिबेटिंग टॉपिक है। क्वेश्चन, सवाल ये आरोप उठते हैं सरकार पे या फिर इन मुद्दों के ऊपर डिबेट होती है। क्या? नंबर 1, क्या गवर्नमेंट ने अपनी इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज करा? क्या उन्होंने एक्सेसेस कमिट करे और अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करा? ठीक है। और दूसरों की अथॉरिटीज को भी, मतलब दूसरों की अथॉरिटीज कैसे? आप बिना रीजन दिए किसी को भी अरेस्ट करके ले जा रहे हो, आपने मौलिक अधिकार भंग कर दिए, जुडिशियल का दरवाजा बंद कर दिया। गवर्नमेंट का ये कहना था वो इमरजेंसी को इसलिए यूज करना चाह रहे हैं ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आ सकें, जो कि अपोजिशन पार्टीज के भड़कावे की वजह से देश में भंग होते चले जा रहे थे। जो सरकार की जो एफिशिएंसी थी, जो स्टेबिलिटी थी, जो सरकारें गिरती चली जा रही थी, या फिर धरना प्रदर्शन की वजह से उनकी स्टेबिलिटी को जो खतरा था, वो एफिशिएंसी वापस लाई जाए। और सरकार कहती है कि उनको प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने थे। मतलब सोच के देखो यार, मतलब कितनी नॉनसेंस की बात है। प्रधानमंत्री जी ये रीजन दे रहे हैं कि हमें प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने थे, अपोजिशन पार्टी हमें करने नहीं दे रही थी, इस वजह से हमने इमरजेंसी लगा दी। गरीबों के लिए स्कीम लानी थी तो इमरजेंसी लगा दी। कोई सेंस है इस बात की? फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट लेड बाय इंदिरा गांधी, इन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस करा था। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 2 प्रोग्राम बहुत फेमस रहे हैं। एक 10 पॉइंट प्रोग्राम और एक ये 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये लिस्ट एक बारी मुझे बनाकर देना, ठीक है? इस क्लास के बाद ये लिस्ट मुझे बनाकर देना। आप लोगों को पता होना चाहिए 10 पॉइंट प्रोग्राम कब आया, क्यों आया, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम क्यों आया, कब आया, कैसे आया और उसके अंदर पॉइंट्स क्या थे, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है? 20 पॉइंट प्रोग्राम इंक्लूडेड लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर वेजेस को रिव्यू करना कि उनको बढ़ाना है कि क्या करना है इन्फ्लेशन के रेट को देखते हुए, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये ऐसा ही DPSP होता है, इसको हम पढ़ेंगे। बंधुआ मजदूरी को इरेडिकेट करना, ये सब चीज़ें। 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में भले ही आपको वो 20 पॉइंट याद ना हो, मैंने तो आपको होमवर्क दिया कि आप एक बार मुझे लिख कर दोगे, लेकिन अगर किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अगर बनेगा ना कि 20 पॉइंट प्रोग्राम, क्योंकि 20 पॉइंट प्रोग्राम ना इमरजेंसी के लिहाज से या फिर इंदिरा गांधी जी के नाम पे नहीं बनेगा, सरकार के नाम पर बनेगा कि एक बारी हमारे देश में 1970s के दशक में 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था, उसके मुख्य फीचर्स क्या थे, ठीक है? तो आपको वो फीचर्स 20 पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो इसी NCERT से उठाकर इसी पैराग्राफ से बनेगा वो क्वेश्चन। आपको बस ये रिकॉल होना चाहिए कि हाँ, लैंड रिफॉर्म्स उसका पार्ट था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन उसका पार्ट था, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और बंधुआ मजदूरी को इरेडिकेट करना, हटाना, जड़ से निकाल फेंकना, ठीक है? जब शुरू के कुछ महीने जब बीते, कुछ हफ्ते बीते, कुछ दिन बीते इमरजेंसी की डिक्लेरेशन के बाद, तो जो अर्बन मिडिल क्लासेस थी, दे वर जनरली हैप्पी ओवर द फैक्ट दैट कि अब जो धरना प्रदर्शन, ये जो एजिटेशंस हैं, जो ऑपोजिशन सेंटर के बीच में जो तू मैं जो चल रही थी, इट केम टू एन एंड, और डिसिप्लिन जो है इट वॉज एनफोर्स ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है? जो गरीब जनता जो थी और जो गांव में जो जनता रह रही थी, इट ऑल्सो एक्सपेक्टेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट उनको प्रॉमिस कर रही थी, ठीक है? क्यों? गरीब जनता और जो गांव में रहने वाले लोग थे वो इसलिए खुश थे क्योंकि प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स आ रहे थे। बस ये वाली बात है। पॉलिसीज, स्कीम्स वगैरह, पॉलिसीज एंड स्कीम्स एंड बड़ी सारी योजना, ये सब आ रही थी, ठीक है? डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस थी इमरजेंसी से, और उनके अलग अलग व्यू पॉइंट थे। जैसा कि हमने देखा, लीगल तरीके से भी व्यू पॉइंट हमने देखा। लीगल व्यू पॉइंट को हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? शाह कमीशन का लीगल व्यू पॉइंट था कि जैसे घर में बैठकर चाय और अखबार से कोई भी ओपिनियन बनाना, ये बहुत अलग होता है, और प्रॉपर एक कमीशन को सेटअप करना जिसको हेड कर रहे हैं द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो उनकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स एक अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन सबके देश में मतलब वो यही कह रहे हैं कि चाहे स्कॉलर्स हो, चाहे नॉर्मल जनता हो, चाहे पढ़ी लिखी जनता हो, चाहे अनपढ़ जनता हो,
चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंग व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे इमरजेंसी को लेकर। क्रिटिक्स की बात कर लेते हैं एक बारी। जो क्रिटिक्स थे इमरजेंसी के, उनका ये कहना था कि ज़्यादातर ये जो प्रोमिसेस थे जो कि सरकार ने करे कि हमने इमरजेंसी इसलिए लगाई, ये लगाई, 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर जो भी चीज़ें सरकार ने बोली, ये ज़्यादातर तो अनफुलफिल्ड ही रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इमरजेंसी के टाइम पर जो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो चलाया है, बड़ी सारी स्कीम्स के जो वादे करे कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो बड़े बड़े ऊंचाई पर लेकर जाकर बुर्ज खलीफा जैसे जो सपने दिखाए, ये बेसिकली एक अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात थी कि आप क्या, आपकी सरकार और आपकी सरकार के अंडर जो प्रशासन काम कर रहा था, आप जो भी एक्सेसेस कमिट कर रहे थे उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाए नॉर्मल जनता का। लोगों ने इस बात के ऊपर भी क्वेश्चन करा कि जब सब कुछ ठीक था तो आप शक की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज कर रहे हो कि शक की बुनियाद पर किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको रीजन भी नहीं दिया जाएगा अरेस्ट का। भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अगर किसी को शक की बुनियाद पर अरेस्ट करा जाता है तो उसको पता होता है कि यार मुझे क्यों अरेस्ट करा जा रहा है। यहां पर तो रीजन भी नहीं दिया जाता अरेस्ट का। बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी अरेस्ट करा गया था। अब पॉलिटिकल लीडर्स ये जो थे बड़े सारे कभी जो थे वो प्रेस्टिजियस भी थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को अरेस्ट करा गया, जयप्रकाश नारायण जी को अरेस्ट करा गया। पास में इनके खिलाफ ऐसे कोई भी गंभीर चार्जेस ऐसे नहीं लगे कि इमरजेंसी जस्ट पहले इन्होंने कहीं पर कुछ एक ऐसा भाषण या आरोप दिया हो जिससे दंगे हो गए हों या फिर किसी राज्य की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब नंबर देखो एक बारी, 676 ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करा गया था। शाह कमीशन की अगर हम लोग बात करें, शाह कमीशन की एस्टिमेशन ये कहती है कि नियरली लगभग 1,11,000 जो लोग थे, 1,11,000 पीपल, इनको अरेस्ट करा गया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के अंदर। यानी कि आपके खिलाफ अगर कोई भी इफ्स एंड बट्स करेगा, किंतु परंतु करेगा, तो इस टाइम पर अगर इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी के अम्ब्रेला के अंतर्गत आप उसको एक ही चीज करोगे, क्या? आप उसको अरेस्ट करोगे। ये क्या बात हुई? बड़े सारे रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो मीडिया, प्रेस, न्यूज़पेपर्स वगैरह पे लगाए गए। ठीक है, समटाइम्स विदाउट प्रॉपर लीगल सैंक्शंस। शाह कमीशन की रिपोर्ट ये भी मेंशन करती है कि जो दिल्ली के पावर सप्लाई कॉरपोरेशन के जो जनरल मैनेजर थे, बिजली विभाग के जनरल मैनेजर मान लो, ठीक है, इनको तो वर्बल ऑर्डर्स मिले थे फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली के अंदर गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। ठीक है, यूटी के अंदर जो गवर्नर होता है उसके दो प्रकार के नाम यूज होते हैं, दो प्रकार के नाम यूज होते हैं। या तो हम उनको कहते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या कहीं कहीं केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे अंडमान या निकोबार आइलैंड में हम लोग उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली के अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर ना बोलकर एलजी बोलते हैं। ठीक है, आपने अक्सर अखबारों में सुना होगा दिल्ली सीएम और एलजी की टसल। ठीक है, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के बिजली विभाग के, सॉरी ये जनरल मैनेजर जो थे, इनको वर्बल ऑर्डर मिले थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से, बिजली विभाग के जो जनरल मैनेजर थे उनको, कि तुम सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो मेजर न्यूज़पेपर प्रेसेस हैं, उनकी बिजली काट दो। 2 बजे रात को ये ऑर्डर मिले, कटवा दो। ठीक है, 26 जून 1975 को इलेक्ट्रिसिटी वॉज रिस्टोर्ड 2 to 3 days लेटर, जब सेंसरशिप अपैरेटस एक सेटअप हो गया। सेंसरशिप अपैरेटस क्या था मैं आपको बताता हूं। देखो अपैरेटस क्या होता है, एक पूरा का पूरा कोई भी चीज होती है ना, अपैरेटस वैसे जनरली लैब्स का एक वर्ड होता है, जैसे केमिस्ट्री लैब होती है, फिजिक्स लैब होती है, वहां पर एक पूरा का पूरा अपैरेटस होता है। यानी कि आपको जो भी वेसल, जो फ्लेम होती है, सारे की सारी जो चीज़ें होती हैं जिससे आप पूरा के पूरा अपनी स्टडी कंडक्ट करते हो किसी केमिकल्स को लेकर केमिस्ट्री लैब में, या किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, सलाइवा के ऊपर स्टडी कर रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो बायो लैब में, तो पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम होता है ना, कि सारी चीज़ें आपके आसपास हो, उसको कहते हैं अपैरेटस। अब अपैरेटस क्या होता है, मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ फिजिक्स को, केमिस्ट्री के या बायो लैब के, वो इसलिए क्योंकि अपैरेटस में जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी तभी आप एक प्रॉपर वे में एक ऑर्गेनाइज स्टडी कर सकोगे, एक ऑर्गेनाइज स्टडी कर सकोगे फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में और बायोलॉजी लैब में। ठीक है, अब ये जो सेंसरशिप अपैरेटस है, क्या हुआ, एक टीम बनाई गई थी प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के कहने पर। उसमें क्या हुआ था,
नंबर ऑफ लोगों ने ये देखा था कि देखो मैडम साहिबा, हम देखो बहुत एक बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं, तो मीडिया वगैरह हमारी धज्जियां उड़ा देंगे और उसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। कल को हमें कभी ना कभी ये आपातकालीन की स्थिति जो इमरजेंसी, इसको तो हटाना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में हमारे लिए जीतना बहुत असंभव हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने कहा देखो हम ना प्रेस के लिए एक पूरा का पूरा एक अपैरेटस तैयार करते हैं। अपैरेटस कुछ नहीं, एक प्रॉपर तरीके से एक सेटअप है, एक ऑर्गेनाइज सेटअप है। प्रेस को ये बोला गया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया तो उस टाइम पर चलती नहीं थी, डिजिटल मीडिया का इतना कोई बोलबाला नहीं था, ठीक है। जनरली किसी को भी कुछ भी छापना है, चाहे मैगजीन हो चाहे अखबार वाले हो, जनरली 95% केसेस में उस टाइम पर प्रिंट मीडिया ही यूज हो रही थी। उनको ना सरकार से ये जो अपैरेटस था, आप कहोगे 2-3 दिन के अंदर क्या तैयार हो गया इतनी जल्दी? यहां पर देखो एक बात से सारी चीजों को लॉक कर दिया गया, मतलब हजारों तरह की बातें सिर्फ एक पॉइंट पर आकर ठहर गई। वो क्या? आपको लेनी पड़ेगी सरकार से किसी भी न्यूज को छापने से पहले परमिशन। आपको लेनी पड़ेगी सबसे पहले कुछ भी चीज अगर आपको छापनी है तो सरकार से आपको प्रायर लेनी पड़ेगी परमिशन। उसके बाद सरकारी एक एजेंट जो भी वो आर्टिकल है उसको रिव्यू करेगा। 1% भी, 1% तो छोड़ो, 0.1% भी अगर उसको लगता है कि सरकार के कुछ भी इसमें अगेंस्ट है, ऐसे पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो सकता है 0.1% भी, तो ऐसा बोला जाएगा हम आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं और आप इसको नहीं छाप सकते, ठीक है। लेकिन जब ये इमरजेंसी हट गई थी ना, प्रेस को जब इतनी लिबर्टी मिली, जैसे मतलब क्या है इस टाइम पर क्या है, अगर मैं आपको ये एक चीज दिखाऊं, ये मैंने क्या बनाया है, ये है गुलेल, ये है गुलेल। इस टाइम पर ये जो गुलेल है ना, इसको बैकवर्ड करके पीछे फोर्स लाया जा रहा है, और ये जो गुलेल का जो ये मेन पार्ट है वो है प्रेस, वो है मीडिया, ठीक है। इसको पीछे करते 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 लाया जा रहा है, और गुलेल को जितना ही पीछे करोगे तो आगे फंसा हुआ जो भी पत्थर होगा, जो भी टुकड़ा होगा, वो उतना ही आगे जाएगा। तो ये बैकवर्ड आता जा रहा है इस टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर। इसके बाद जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया और प्रेस को जब लिबर्टीज मिली, तो आज आप देख लो मीडिया की कितनी ताकत है, कितनी ज्यादा पावर है। और यहीं से फिर पावर उसको भी दी गई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को। आपको पता होगा जब भी आप कोई पिक्चर देखने जाते हो तो एक लाइसेंस बना आता है पिक्चर स्टार्ट होने से पहले, मूवी स्टार्ट होने से पहले। टीवी पे भी, मतलब जरूरी नहीं आप पिक्चर हॉल पे जाओ, कोई भी आप पिक्चर ऑन करके देखो, उस पर एक लाइसेंस बना आता है। आप यूट्यूब पे भले ही देख लो कोई भी मूवी ऑन करके, तो उस पर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लाइसेंस बना आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, कि आपको ना एक लाइसेंस लेना पड़ता है। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? नितिन सिंघानिया में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे हम इसको, वहां पर उसका पार्ट है हमारा, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। मैं बताऊंगा वहां पर उसका पार्ट क्यों है। तो वहां पर क्या कहते हैं, ये आपको जो लाइसेंस जो मिलता है ना, तो यहां पर ये देखा जाता है कि देखो सीबीएफसीबी ना ये देखती है कि देखो हमारे देश में जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर सिस्टम है, वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, कोई जो नंगापन है वो ज़्यादा ना दिखाया जाए, ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेजेस ना दिखाई जाए, कुछ ऐसे सीन ना दिखाए जाए जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं, कल को एक टेररिस्ट माइंडसेट के हो जाएं, एक क्रिमिनल लोग उनको अच्छे लगने लग जाएं। तो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम भी सीबीएफसी करता है। और इमरजेंसी की बात तो उसको और भी पावर्स जैसे मिल गई है। और देखो सीबीएफसी ना थोड़ी सी एक मॉडर्न बॉडी भी है। क्यों है? सीबीएफसी ना हर चीज़ को वो नहीं करता सेंसर, हर चीज़ को सेंसर नहीं करता। वो ये भी देखता है कि देखो आज के मॉडर्न ज़माने के अंदर ना क्या क्या चीज़ें जो हैं, हमारा जो देश है उसकी जो परंपराएं हैं, जो लोग हैं, उनका रवैया, उनका व्यवहार, उनका लाइफस्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसे बदलता जा रहा है, तो उसके लिहाज से चीज़ें भी अलाउड होती है। वरना अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर सीबीएफसी वही पुराने माइंडसेट के साथ बैठा रहता प्रायर टू इमरजेंसी वाले माइंडसेट के साथ, तो आप तो भूल जाओ कि आपको कभी टीवी में, पिक्चर में कभी भी कोई बिकनी सीन या कुछ भी ऐसा कुछ किसिंग सीन देखने को मिलता। ठीक है, ये चीज़ है। There were other and more serious allegations regarding the exercise of governmental power by the people who had no official position. यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा सरकार के
खानदान के चहीते लोग जो कि राजनीति को बिना नेता हुए बिना नेता बने, बिना विधायक बने, बिना सांसद बने, कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के भांजे, पोते, बेटे, बेटियां, ये सब जो थे, इनका एक अलग ही स्वैग था कि हमें राजनीति को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है छोटे बेटे की, प्रधानमंत्री जी के, संजय गांधी की। ठीक है, बड़े बेटे राजीव गांधी जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस टाइम पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, इनकी कोई भी ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी उस टाइम पर, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। क्यों भाई, माँ मेरी प्रधानमंत्री, माँ मेरी प्रधानमंत्री, एक ही चीज़ को लेकर, मतलब ये करके। तो काफ़ी अकड़ू व्यवहार के भी माने जाते थे कि किसी को भी थप्पड़ मार देना, किसी के साथ भी कोई भी बदतमीजी कर लेना, इस अकड़ में कि मेरी माँ तो प्रधानमंत्री। ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलता है इन द डिमोलिशंस एंड फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, जो नसबंदी का जो प्रोग्राम हुआ, इनका रोल उस पर काफ़ी देखने को मिलता है, एंड इट बिकेम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। अपार्ट फ्रॉम द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स अपार्ट फ्रॉम द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस, इमरजेंसी ने कॉमन लोगों की जिंदगी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करा। कैसे? कस्टडी में जब लोगों को अरेस्ट कर करके रखा जाता था और कोई उनको तय सीमा तो बताई नहीं जाती थी कितने टाइम के अंदर छोड़ दिया जाएगा या ऐसे तुम्हारी बेल हो जाएगी, तो उनकी कस्टोडियल डेथ भी हो जाती थी। और कस्टोडियल डेथ के पीछे रीजन ये माना गया कि लोगों को कभी कभार टॉर्चर भी करा गया, सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी यही हाल हुआ। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पे ये चीज़ हुई। और जैसा कि अभी हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में अभी बॉक्स में अभी हमने देखा, एक बॉक्स जो था टर्कमैन गेट का दिल्ली के अंदर, वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर नहीं, ऐसे और भी जगह पर फोर्सिबल तरीके से रीलोकेशन हुई लोगों की, डिस्प्लेसमेंट को करवाया गया और रिहेबिलिटेशन का प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं। ठीक है, जो ओवर एंथुजियाज्म था जो पॉपुलेशन कंट्रोल का, इसकी वजह से एक कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम भी आया, मतलब वही मास स्टेरिलाइजेशन, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, कंपलसरी तरीके से आर्बिट्री मैनर के अंदर नसबंदी करवा देना। ये इंस्टेंसेस ये शो करते हैं हमें कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो था हमारे देश में वो सस्पेंड हो गया था जब ये इमरजेंसी हमारे देश के अंदर लगी थी तब। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।